जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका अभी जो करवा रहे थे, इसका पहला क्लास में 1275 करें देखे थे 25 क्वेश्चन। आगे जो है ना 25 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं। देखिए ये जो अभी पढ़ने वाले कौन सा कमिट करने वाले हैं। देखिए ये जो है 1275 का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट का पीटी एग्ज़ाम हुआ था 17/12/2023 का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का जो है ना हल प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसका पेज नंबर 78 से कितना 101 है। इसका हम 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 से कमिट करते हैं। बाकी इसके पहले का जो भी क्लास लोग नहीं देखे हैं, सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। इसके पहले वाला जो क्लास जो इसमें 25 क्वेश्चन करवाएं, कल ही इसका क्लास करवाए थे, तो सभी लोग क्लास को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे का जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए है ना, बिहार दरोगा 1275 जो एग्ज़ाम हुआ, लेटेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, 17/12/2023 का एग्ज़ाम हुआ है। उसका प्रथम पाली का ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और हर ग्रुप में पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है ना इसी चैनल पे जो है ना पूरा यूट्यूब पे आप छानबीन कर लीजिएगा। आपको इसी चैनल पे जो है ना आपको पूरा डिटेल के साथ क्वेश्चन बैंक को ख़त्म करवाया जाएगा। इसलिए इसके पहले जो भी 4 सेट हम खत्म करवाए हैं, सारा क्लास आप देख लीजिएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। एक नोट्स भी खत्म करवाए हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन बैंक खत्म करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना नंबर से करेंगे, 26 नंबर से करेंगे, ठीक है। इसके पहले 25 नंबर क्वेश्चन तक इसके पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। इस आधारित पे जो है ना आपको क्वेश्चन आपको रट जाना है, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है डिटेल के साथ रट जाना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। बताइए कौन भाग नहीं लेता है, इसका बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 3 और 4 जो है ना भाग नहीं लेता। देखिए पहला क्या कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य भाग लेता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो है ना राज्य संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र की जो है ना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेता। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 4 भाग नहीं लेता, लेकिन जो है 1 और 2 क्या है भाग लेता है। चलिए आगे देख, कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे करा संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण। तो कह रहा है ना कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे, ठीक है। आगे कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आगे आइए, देखिए आगे कह रहा है कि महाभियोग होता है ना, क्या होता है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है महाभियोग जो है, क्या है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होता है वो संसद के किसी भी सदन से क्या होता है, शुरू की जा सकती है। और महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सूचना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सूचना देना मतलब नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम जो है 1/4 मतलब 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होता है, उस पर साइन होना चाहिए, मतलब हस्ताक्षरित होना चाहिए। आगे करा संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। और सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या को 2/3 बहुमत में पारित कर दे, तब यह महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण रूप से जो है ना मानी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति, देखिए इसके बाद बात कर रहा है, इसके पश्चात जो है ना राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता है। आगे कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का क्या होता है, अधिकार होता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना नहीं लगाया गया था। अभी तक जो है ना भारत में किसी भी राष्ट्रपति पे क्या हुआ है, महाभियोग नहीं लगाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा एकरा राजधानी है, बताइए किसकी है, बताइए एकरा राजधानी है किसकी, तो घाना की राजधानी क्या है, एकरा है, ठीक है। एकरा जो है घाना की राजधानी है। देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी दिया हुआ, देखिए सेनेगल का राजधानी बोलेगा तो क्या है, तो डकार है। ट्यूनीशिया का राजधानी बोलेगा तो ट्यूनिस है। युगांडा का बोलेगा तो क्या है, कंपाला है। अंगोला का बोलेगा तो लुगांडा है, लुआंडा।
अल्जीरिया का बोलेगा तो अल्जीरियस है। मोजाम्बिक का बोलेगा राजधानी कहाँ है तो मापीतो है। नामीबिया का बोलेगा तो विंडहॉक है, नामीबिया से ही चीता आया था। अगर नाइजर का बोलेगा तो नियामी है। नाइजीरिया का बोलेगा तो अबूजा है। सेशल्स का बोलेगा तो विक्टोरिया है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, इथोपिया की राजधानी बोलेगा तो अदिस अबाबा। अब बोत्सवाना की राजधानी बोलेगा तो गैबोरोन। बोत्सवाना का बोलेगा गैबोरोन। अब माली का राजधानी कहाँ है तो बमाको। और दक्षिण सूडान की राजधानी बोलेगा तो जूबा है। चलिए क्वेश्चन बताइए 28 पे करा निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, बताइए कौन चलाया है। कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो CBI। क्या हो जाएगा CBI, ठीक है याद रखिएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है, तो CBI चलाया है। आगे देखा रहा है कि ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा चलाया गया अभियान है। चलिए क्वेश्चन आ रही है 29 पे। कह रहा एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर का चयन कीजिए। तो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए इसका ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पे परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है, सबसे अधिक सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सबसे सही उत्तर जो है ना कौन सा होगा, देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की क्या तुलना में हल्का होता है। तो याद रखिएगा कि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दूरदर्शी में अभिदृश्य लेंस के स्थान पर अवतल या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है और परिमाणतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्रता को क्या होती है, स्पष्ट छवि बनती है। आगे देखिए फिगर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन रहिए 30 पे। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे, बताइए। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो संबंधित है किससे है, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, पंचायती राज से है। क्या होगा, पंचायती राज से है। ये कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का जो संबंध है पंचायती राज से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति गठन जो 1957 में योजना आयोग, अब मतलब क्या है, नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। आगे करा इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। पहला क्या है, ग्राम पंचायत पे क्या, ग्राम स्तर पे क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। और खंड या ब्लॉक स्तर पे क्या होगा, पंचायत समिति होगा। और जिला स्तर पे क्या होगा, जिला परिषद होगा। तो याद रखिएगा कि कर है ना, इस समिति जो बलवंत राय मेहता समिति जो था वो पंचायती राज व्यवस्था पे जो है त्रिस्तरीय ढांचा बनाए की जाने की बात कही थी। जिसे ग्राम स्तर पे क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। खंड या ब्लॉक स्तर पे क्या होगा, पंचायत समिति होगा। और जिला स्तर पे क्या होगा, जिला परिषद होगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस समिति की सिफारिशें स्वीकार किया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार किया था। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का क्या उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहली बार जो है ना देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था, नागौर राजस्थान में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे आइए, तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के साध नगर विकास खंड में भी शुरू किया गया था। उसके बाद जो है ना 2 अक्टूबर को हुआ था, नागौर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद जस्ट 11 अक्टूबर 1959 को जो आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के साध नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। आगे करा कि मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। तो याद रखिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। कितना से कितना अनुच्छेद, 12 से 35 है। और इसे जो है ना मौलिक अधिकार बोलेगा तो अस अधिकार अस अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा, देखिए आगे कह रहा है संविधान के भाग 3 में भारत को क्या क्या, भारत का महीना काटा की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि किस भाग को जो है ना, किस भाग को, संविधान के किस भाग को भारत का महीना काटा की संज्ञा दी जाती है, तो भाग क्या हो, भाग 3 होगा। आगे कह रहा है मूल कर्तव्य जो को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क 51 के क के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क और 51 के क के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे कह रहा है कि प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे कह रहा है कि भारत में मूल कर्तव्य को मूलभूत सेवा संघ के संविधान से अपनाया गया।
आगे करा नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो किस भाग में, तो भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है कितना से कितना आर्टिकल में है, तो 36 से 51 तक है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, बताइए क्या होगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्सेला। क्या होगा, कुर्सेला। आप लोग को हम एक बात कहना चाहते हैं ना कि थोड़ा सा एक सेट को ख़त्म करने में 2 से 3 दिन लगेगा, लेकिन आपको ना बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर हमको खत्म करवाना रहता ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बस शॉर्टकट पढ़ते आपसे निकल जाते, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा। जब भी आपको क्लास जब अपलोड रहेगा, जब भी आपका मन करेगा रिवीजन करने के लिए, जो है जब भी क्लास आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा जाके, आपको सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तब कभी भी आप उठा के रिवीजन कर सकते हैं। अंत समय में जब भी एग्जाम रहेगा ना, आप अंत समय में बहुत सारा आपको फायदा करेगा इस चैनल पे, आपको जितना भी क्लास आपको करवाया जाएगा। तो इसलिए समय कम ज़्यादा थोड़ा लगेगा, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें ना आपको हर वो लाइन में क्वेश्चन है, इसलिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है ना हर वो सपोर्ट जैसे करवा रहे हैं वैसे आप सपोर्ट कीजिए, और क्लास को हर जगह मतलब शेयर कीजिए, और क्लास को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन बैंक में कैसे कैसे क्वेश्चन सर के द्वारा डाला गया और कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक बिहार द्वारा का जो है ना ये जो बुक हम करवा रहे हैं, आपको 100% जो है ना आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। कि ऑप्शन कंठस्थ मतलब होता है कि आप ऑप्शन को जब भी आए तो लगे हाँ ये क्वेश्चन बैंक जो है ना, ये क्वेश्चन हम ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में पढ़े थे। इसलिए आपको 60% जो सर बोले हैं ना, बिल्कुल सही बात बोले हैं। इतना इसमें कंटेंट दिया हुआ है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इसमें आपको 60% ज़्यादा क्वेश्चन आपको बन जाएगा जब एग्जाम पड़ेगा बिहार दरोगा, तब देखिएगा। अब बिहार दरोगा नहीं, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, बीएसएससी का उठा लीजिए, बिहार पुलिस का उठा लीजिए, आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, कम क्वेश्चन हो, बेहतर तरीके से हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कह रहा है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो क्या होगा, कुर्सेला। तो कह रहा है ना कोसी नदी बिहार के कुर्सेला कटिहार शहर के पास गंगा नदी में मिलती है, और कोसी नदी का उद्गम नेपाल के स्थित गोसाईनाथ चोटी के पास हुई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से निकलता है, तो नेपाल गोसाई थान चोटी के पास से निकलती है। और कोसी नदी का जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन है, अरुणा कोसी है, सून कोसी है, तमुर कोसी है, इंद्रावती है, तीखू है, दूध कोसी है, भीट कोसी है, तंबा कोसी इत्यादि है। आगे कह रहा है कोसी नदी को नेपाल में जो है ना, कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी कौशिक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ भी ये पूछेगा कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सप्त कौशिक के नाम से जानते हैं। और कोसी नदी की लंबाई बोलेगा 720 किलोमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। और तिब्बत और नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र में लगभग कितना, 74,500 वर्ग किलोमीटर है। और कोसी नदी को बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है। बिहार का शोक बोलेगा तो किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को। आगे देखा रहा है कि कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी परियोजना की स्थापना 1935 में की गई थी, और जो 1965 में बनकर तैयार हुआ था, और यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो कोसी परियोजना का जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था, और 1965 में बनकर तैयार हुआ था, और यह जो है भारत नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है, कोसी परियोजना। और रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। आगे करा पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि जूट उद्योग के लिए जो है ना बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा है। अब बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे कि बिहार का पहला कौन सा जिला है जहाँ पे कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया, तो क्या होगा, बिहार का सुपौल जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। इसमें सजाना है कि कौन सा संत जो था किस क्रम में थे। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नामदेव, उसके बाद हो जाएगा चैतन्य, उसके बाद क्या होगा, तुलसीदास। तो कह रहा कि प्रश्न ग्रंथ संतों का कालक्रम बोलेगा तो निम्नलिखित है। रामानुजाचार्य बोलेगा तो 1017 से क्या हो जाएगा, 1137 ईस्वी। नामदेव का बोलेगा तो 1270 से 1350 ईस्वी। चैतन्य का बोलेगा 1486 से 1533 ईस्वी। और तुलसीदास का बोलेगा तो 1532 से 1623 ईस्वी, ठीक है। आगे देखिए करा रामानुजाचार्य के बारे में, 1017 से 1137 के बारे में क्या बोल रहा है कि रामानुजाचार्य का जन्म जो कब हुआ था, 1017 में हुआ था, और पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में हुआ था, पेरम्बुदूर में हुआ था, तमिलनाडु में है। और इन्होंने जो है ना विशिष्टाद्वैत का जो है ना मत दिया था। किसने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था। विशिष्टाद्वैत मत का जो है ना मत दिया था, और ज्ञान के स्थान पे भक्ति को महत्व दिया था। आगे करा इन्होंने मतलब रामानुजाचार्य ने मतलब ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य नामक टीका लिखी थी, और इन्हें दक्षिण में जो है ना विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको, तो रामानुजाचार्य को जो है दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है।
नहीं देखिए नामदेव का जो है ना 1270 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक है। तो कहा कि महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 ईस्वी है। और नामदेव दर्जी थे। नामदेव क्या थे? एक प्रकार के दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। और नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इनके कुछ गीत बोलेगा गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। आइए करें चैतन्य के बारे में। करें चैतन्य के बारे में 1486 से क्या है 1533 ईस्वी। करें नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम बोलेगा विशंभर था। चैतन्य ने संगीत की गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया था। जो चैतन्य थे ये क्या किए थे कि संगीत की गोष्ठी या ईश्वर नामक कीर्तन के लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इन्होंने मतलब चैतन्य ने जो है ना बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की क्या की स्थापना की। तो कह रहा है कि चैतन्य जो थे ये बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की और ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से कैसे संबंधित थे। आगे कह रहा है इसके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे। इनका दर्शन बोलेगा तो क्या था? अचित भेदभाव कहलाता है। आगे कह रहा है कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामित्र की रचना की थी। तो याद रखिए कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामित्र की रचना की थी। और आगे कह रहा है कि तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जो है ना 1532 ईस्वी से लेके 1623 ईस्वी तक था। तो कह रहा है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। और तुलसीदास मुगल शासक अकबर के एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर क्या किया? जोड़ दिया था। कौन? तुलसीदास। आगे कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ क्या है? निम्नलिखित हैं। रामचरितमानस का बोलेगा तुलसीदास है। विनय का पत्रिका का लेखक कौन है? तुलसीदास है। कवितावली का लेखक बोलेगा तुलसीदास है। देहावली का बोलेगा तुलसीदास है। और गीतावली का लेखक बोलेगा तुलसीदास है। और रामलला नच्छू का बोलेगा तो लेखक कौन है? तुलसीदास है। और बैरवई रामायण का आदि बोलेगा तो क्या है? तुलसीदास है। फिर क्वेश्चन है 33 पे कह स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया था। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग समन्वय साझेदारी में नई प्रौद्योगिकी का विकास करना था। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशी रोड मैप है। आगे देखिए प्रमुख समसामयिक अभियान योजना है। देखिए दिया हुआ कौन? देखिए अभियान योजना दिया हुआ है और जारीकर्ता कौन? देखिए डिजिटल शक्ति 4.0 बोले कौन जारी किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग जारी किया है। तो डिजिटल शक्ति 4.0 किसने जारी किया? राष्ट्रीय महिला आयोग जारी किया है। NT10 अभियान बोलेगा तो कौन जारी किया? दिल्ली सरकार जारी किया है। OPS क्लीन अभियान बोलेगा कौन जारी किया? पंजाब पुलिस जारी किया है। और अरुणोदय 2.0 बोलेगा तो असम सरकार जारी किया है। माहिर मिशन बोलेगा तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लॉन्च किया है। और युवा 2.0 बोलेगा शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे करा इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। करा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या हो जाए बताइए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा। तो करा इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करा हीरो मोटर कॉर्प ने अपना पहला स्कूटर विद्या लॉन्च किया है। अनसमसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए करंट का है। करा निर्माणाधीन दिल्ली मतलब जो है ना गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन किया गया। इसे रैपिडेक्स और बाद में नमो भारत का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे करा उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील बाद फटने पर तीस्ता नदी का जो है ना भयंकर बाढ़ आने की सेना में जो है ना 123 जवानों से सहित 120 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी भयंकर बाढ़ आने से सेना जो है ना 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई। और चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगझाओ में संपन्न हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने क्रिकेट के साथ साथ लेक्रोसे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश को भी लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में जो है ना शामिल किया है। तो 2028 का जो ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे करा अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? बताइए। अलीनगर का जो संधि हुआ था किसके बीच हुआ था? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और क्या है सिराजदौला के बीच हुआ था। तो कहा अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजदौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि बोलेगा तो फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजदौला द्वारा युद्ध में हुई क्षति का वचन दिया गया तथा दोनों के पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया। आगे देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। कह रहा है 20 जून 1756
कोकाल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेल हॉवेल ने जानकारी दी थी। आगे करा हॉवेल के अनुसार सिराजदौला 20 जून की रात को 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसमें जो है 23 व्यक्ति क्या थे, जिंदा बचे थे। आगे करा प्लासी का 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला की सेना के बीच हुआ था। इसमें सिराजदौला की क्या हुई थी, हार हुई थी। आगे करा प्लासी का युद्ध बंगाल की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। चलिए क्वेश्चन रहा 36 पे करा प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है, बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर का है। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, तो सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। आगे करा प्लेइंग इट माई वे बोलेगा पुस्तक किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। ए सेंचुरी नॉट इनफ बोलेगा सौरव गांगुली का है। क्रिकेट माई लाइफ किसका है, तो कपिल देव का है। गोल्डन गर्ल किसका है, तो पीटी उषा का है। सनी डे बोलेगा किसका है, सुनील गावस्कर का है। वन डे वंडर्स बोलेगा तो सुनील गावस्कर का है। और 281 एंड बियॉन्ड बोलेगा तो वी.एस. लक्ष्मण का है। 281 एंड बियॉन्ड। और पावर सीट बोलेगा किसका है, तो एल्विन टोफलर का है। किसका, एल्विन टोफलर का। हेलन केलर बोलेगा तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ का है। और एडवर्ड ऑफ लव बोलेगा तो नरेंद्र मोदी का है। एमनेस्टी बोलेगा किसका पुस्तक है, तो अरविंद अडिगा का है। और मेथोलॉजी का बोलेगा तो रोनाल्ड बर्थ है। तो क्वेश्चन भाई 37 पे करा कि मुगल मेवाड़ संधि जो है ना कब हुआ था, बताइए मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1615 में हुआ था। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, 1615 में हुआ था। देखिए आगे देखिए करा कि मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। तो मुगल मेवाड़ जो संधि हुआ था 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। और 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर अनैतिक सैनिकों अभियान कराए थे। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। और मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी। चलिए क्वेश्चन 38 पे करा कि पंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, बताइए क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 34 नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, तो अगर मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। और 23 मार्च 1857 को मंगल पांडे क्या करा, मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। और उसे लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूमन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। करके फलस्वरूप मंगल पांडे को जो गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि हल्ला बोल का नारा जो है ना किसने दिया था, कौन दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था। आगे करा 10 मई 1857 को दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का जो है ना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोलेगा पोमस्टन था। आय करा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पिल कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का जो है ना पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया। और एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिकों पद पर जो है ना भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। तो आगे करा कि बंगाल की सेना में यूरोपीय व सैनिकों का अनुपात क्या है, 1:2 रखा गया है। तो बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया है, जबकि बम्बई या मद्रास में बोलेगा 2:5 रखा गया है। भारतीय सेना को ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाले पद जो है ना सूबेदार का था। किसका था, सूबेदार का। तो कह रहा भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त करने वाला पद किसका था, तो सूबेदार का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे करा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 358। क्या होगा, 358। तो कह रहा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 358। कह रहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया गया है। आयकर अनुच्छेद 358 के अनुसार यह युद्ध जो है ना बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में आपातकालीन की घोषणा की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो है ना 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन है, इसलिए इसके लिए कोई आदेश निकालने पर यह विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए कह रहा है आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत। आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः जो है ना पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, जब आपातकाल के समाप्त हो जाने के बाद उपरांत क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो है स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। अब 42वां संविधान सन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि आपात की घोषणा देश के किसी भी भाग में की गई तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानून के अनुच्छेद 19 के संरक्षण को मुक्त रखा जाएगा। आगे का अनुच्छेद जो है 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जनता पार्टी की सरकार
द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन करके 2 शर्तें दी गई जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही होगा और सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। आगे कारण ख में कह रहा है कि अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिसका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई कि ऐसे कानून के तहत दिए गए आदर्शों को ही भी यह सुरक्षा प्रदान करेगी। आगे कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपात को अभी तक एक बार भी जो है ना नहीं लगा है। तो भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य एवं आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में क्या है बांटा जा गया है। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन बोले अनुच्छेद 356 और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता का बोले वित्तीय आपात क्या है 360 है। आगे कह रहा अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए 40 पे करा, बैलाडीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध बताइए। बैलाडीला खान, बैलाडीला की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौ ऐश के लिए। किसके लिए, लौ ऐश के लिए। तो बैलाडीला खान लौ ऐश के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब भारत में लौ ऐश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन देखिए, राज्य है और प्रमुख क्षेत्र है। उड़ीसा का बोलेगा तो गुहिमिसानी, सुलपेत, बादाम पहाड़ और किरीबुरु और बांसपानी और सुकिंदा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो कौन कौन प्रमुख क्षेत्र है इसका, तो दिल्ली राजहाड़ा है, बैलाडीला है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है और क्या है अरी डोंगरी है। झारखंड का बोले तो नोआमुंडी है, गुआ है, प्लामू है, सिरदुर्गपुर है। कर्नाटक का बोलेगा तो बेल्लारी है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, केंद्रमुख है, बाबा बुदन है और तुमकुर और क्या है सुंदर है। महाराष्ट्र का बोले तो महाराष्ट्र का कौन कौन है, रत्नागिरी और चंद्रपुर है। तमिलनाडु का बात करें, तमिलनाडु का जो है नीलगिरी और सेलम है। आंध्र प्रदेश का बात करें, आंध्र प्रदेश का जो है वारंगल, कुर्नूल, जयपेटा, रामलला, कोटा और बेलथुई, अनंतपुर और नेल्लोर है। आगे देखिए गुजरात का बोलेगा तो गुजरात का जो है भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा है। गुजरात का बात करें तो जो है ना भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा है। चलिए क्वेश्चन ये 71 पे 41 पे कह रहा है ना कि प्रोजेक्ट 75 किसे संबंधित है बताइए। कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75 किसे संबंधित है बताइए, क्या होगा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा, पनडुब्बी से है। तो याद रखिए प्रोजेक्ट 75I का जो है ना 75I किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, पनडुब्बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये कह रहा है प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती है और प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का क्या है निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है जो आधुनिक वायु स्वतंत्र प्रयोजक प्रणाली से लैस है। आगे कह रहा है इसकी अनुमानित लागत बोलेगा 43,000 करोड़ रुपया है और इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ INS कलवरी, INS बागसीर, INS बेला, INS खंडेरी और INS करंज और INS बागीसीर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है ब्रोंज, मतलब जो है ना ब्रोंज कह रहा है मेडल मिश्रण होता है, किसका होता है बताइए। ब्रोंज मेडल मिश्रण होता है, किसका होता है, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, कॉपर और टीन का होता है। किसका होता है, कॉपर और टीन का होता है। ये कह रहा है कि ब्रोंज जो है मेडल कॉपर और टीन, Cu कॉपर ऐसा मतलब टीन का मिश्रण होता है और कॉपर और टीन जो है ना इनका मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन होगा, यहाँ पे सिलिकॉन होगा। हाँ तो कह रहा है ना कि वो ये देखिए कॉपर, यहाँ पे कॉपर और सिलिकॉन इसका उपयोग मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से क्या होता है सामग्री सुरक्षित रखा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कॉपर जो है ना ब्रोंज मेडल किसका होता है, तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। चलिए आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु देखिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया ब्रॉस का मिश्र धातु कौन कौन होता है। देखिए कॉपर 60 से 80% होता है, कॉपर फिर क्या होता है 40 से 20% होता है ब्रॉस में। और इसका उपयोग जो है ना ब्रॉस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कंडेंसर, बर्तन इत्यादि के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रास का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ देगा कि कंडेंसर, बर्तन इत्यादि के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो फिर इधर से क्वेश्चन पूछा है कि ब्रॉस का उपयोग जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा किसमें प्रयोग करते हैं, तो कंडेंसर, बर्तन इत्यादि में करते हैं। आगे देखिए ब्रॉन्ज का बोल रहा है, ब्रॉन्ज का में से कॉपर 75 से 90% होता है और टीन बोलेगा तो कितना होता है, तो 25 से 10% होता है। इसका जो है ना सिक्का, घाटी तथा बर्तन इत्यादि बनाने में करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला है डेल्टा मेटल है। क्या है डेल्टा मेटल, देखिए डेल्टा मेटल का जो है ना इसमें किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर 60% होता है, जिंक बोलेगा तो 38.2% होता है। किसका, तो डेल्टा मेटल का। आगे कह रहा है इसका जो है ना बेरिंग, भाल्व तथा जहाज का प्रोपेलर बनाने में निर्माण में करते हैं। तो डेल्टा मेटल का जो प्रयोग करते हैं बेरिंग, भाल्व तथा जहाज का प्रोपेलर के निर्माण में करते हैं। आगे कह रहा है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में जो है ना कॉपर 30% होता है, 30 से 50%, जिंक बोलेगा तो 35 से
25% होता है, और निकल का बोलेगा तो 35 से 25% होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो है गहना, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। चलिए आगे देखिए मोनिल मेटल। मोनिल मेटल का जो प्रयोग है ना, कॉपर 30%, निकल बोलेगा तो 67%। और मोनिल मेटल का जो प्रयोग है एसिड कंटेनर तथा एसिड पंप इत्यादि के निर्माण में करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम ब्रोंज। देखिए एल्युमिनियम ब्रोंज का प्रयोग जो है ना कहाँ करते हैं, तो सिक्का, मूर्ति इत्यादि बनाने में करते हैं। तो एल्युमिनियम ब्रोंज का प्रयोग जो है सिक्का, मूर्ति बनाने में प्रयोग करते हैं। और एल्युमिनियम ब्रोंज में किसका मिश्रण होता है, कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। किसका होता है, कॉपर एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। और कॉपर होता है 90% होता है, एल्युमिनियम बोलेगा 10% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज में जो है ना कॉपर होता है 94%, और टीन कितना होता है 5%, और क्या होता है इसमें जो है ना पोटास की मात्रा जो है ना 1% होता है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि वाल्व, मतलब पीस मतलब सॉरी फास्फोरस का मतलब 1% होता है। तो वाल्व, कोमगेल इत्यादि बनाने में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, बताइए। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत चोटी है। क्या है, पर्वत चोटी है। तो कह रहा है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, तो पर्वत चोटी है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख जो है पर्वत चोटी है। और कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे क्या है, ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना 1892 मीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कुद्रेमुख जो है ना वो कर्नाटक का पठार का क्या है, तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, और उसका जो ऊंचाई है वो कितना 1892 मीटर है। आगे देखिए पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है, यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम तक 1600 मीटर की लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट के बारे में बोल रहा है, यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम तक 16 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में जो है महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है, देखिए कालसूबाई का बोलेगा कितना मीटर है, 1646 मीटर है। महाबलेश्वर का बोलेगा 1438 मीटर है। मुलनसरी का बोलेगा तो 1925 मीटर है। कुद्रेमुख का बोलेगा तो 1892 मीटर इत्यादि है। तो पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी कौन कौन है, तो कलसूबाई है, महाबलेश्वर है, मुलनगिरी है, और क्या है, कुद्रेमुख है। आगे देखिए कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 2637 मीटर है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर हम आपको जो है ना VVI प्रश्न इसको समझिए। तो कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है ना क्या है, तो डोडा बेटा का बोलेगा कितना मीटर ऊंचाई है, तो 2637 मीटर ऊंचाई है। जो दक्षिणी भारत का क्या है, तो दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। आगे कह रहा है नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो याद रखिएगा कि नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और इसकी अनाईमुड़ी चोटी बोलेगा 2695 मीटर है। तो दक्षिण भारत की क्या है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आगे देखिए कह रहा है कि अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में काडोम की पहाड़ियों के रूप में फैली है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अन्नामलाई की एक शाखा जो है उत्तर पूर्वी पालनी की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में काडोम की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। आगे देखिए कह रहा है पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट क्या है, तो यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक जो है ना 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जो पूर्वी घाटी है ये महानदी की घाटी से नीलगिरी तक क्या है, तो 1300 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाली पहाड़ियों का क्रम बोलेगा तो क्या है, नल्लामलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, नागारी है, जवादी है, सेवराय है, और क्या है, पंचमलाई है, और सीलू मराई है, ठीक है। आगे देख कर रहा है कि पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी बोलेगा तो जिंदगढ़ा 1690 मीटर, और महेंद्रगिरी बोलेगा तो 1501 मीटर इत्यादि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कौन सा, बताइए। यही सब क्वेश्चन क्या होता है ना, अगर एग्जाम में गलती कर दीजिएगा, देखने में लग रहा है कि सब क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर एग्जाम में गलत हो जाएगा तो रिजल्ट से आप पहले ही बाहर हो जाइएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब भी इजी क्वेश्चन लगे उसको हल्के में कभी मत लीजिएगा। सोचिए कि उसको हमको कभी नहीं पूछा है क्या, हाँ पूछा है कि उसमें क्वेश्चन में क्या त्रुटि है, और क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन अगर मार रहे हैं तो बी है कि सी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी एग्जाम में बैठेगा तो इजी क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है ना बुक मार्क कीजिएगा, मतलब गोला भरिएगा। तो कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, सबको पता है क्या है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसमें क्या लिखा है, किबुल लामजाओ लिखा है। तो कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो किबुल लामजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान को 2/3 भाग फुमडी मिट्टी या बायोमास से
निर्मित जो है ना तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित होता है। यह उद्यान संघाई हिरन के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है क्या है तो संघाई हिरन के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको डांसिंग हिरन बोलते हैं। जो दलदल में क्या होता है एक इधर से उधर जो है क्या है तड़पता है, मतलब कूदता है खेलने के लिए। चलिए आगे देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन है। देखिए दाचिंगम बोलेगा तो जो है ना जम्मू कश्मीर में है, और एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पूछेगा कि एकमात्र बताइए कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पे जो है ना हंगुल कश्मीरी स्ट्राइक हंगुल पाए जाते हैं। तो क्या होगा, दाचिंगम जम्मू कश्मीर में। हेमिस हाई बोलेगा तो लद्दाख में है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्या है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट बोलेगा तो कहाँ है उत्तराखंड में है, और 1936 में बना भारत का पहला रामगंगा, पहले इसका नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी वर्तमान में क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे कह रहा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है, और साइबेरियन क्रेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल मरूगेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। आगे देखिए कह रहा है कांगेर घाटी कहाँ छत्तीसगढ़ में है, और राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेंढक की प्रजाति पाई जाती है कहाँ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है सफ़ेद शेर, सफ़ेद शेर के लिए जो है ना कौन सा प्रसिद्ध है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद शेर के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। बाल पकरम बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय में है, रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर बोलेगा तो गुजरात में एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा बोलेगा तो असम में है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए क्या है ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, करें में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है, बताइए। कह रहा है कि इस ऑप्शन में छांटना है, कह रहा है कि इनमें से किस संस्था को आरबीआई जो है विनिमय नहीं करता है। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो जाएगा। तो याद रखिएगा करें में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं करता, लेकिन आवास वित्त करता है, और उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था करता है। तो कह रहा है उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था आरबीआई को विनिमय नहीं करता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। अब वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आगे कह रहा है कि आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। आगे कह रहा है उद्देश्य क्या है, देखिए प्रणाली में लोगों को विश्वास रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं जो क्या है उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आयोग के द्वारा जानबूझ के डाला जाता है कि गलत स्टूडेंट करे। तो कह रहा है ना कि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार क्या है सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्य बोलेगा तो राजस्थान जो है ना 342,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कौन है, मध्य प्रदेश है 3,8 जो है ना 252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। वैसे याद रखिएगा 3,42,229 ऐसे 239 इस तरह से नहीं याद रहेगा। उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र है 3,713 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का बोलेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बात करें 3,08,252 किलोमीटर। महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर। उसके बाद कौन है, यूपी है, यूपी का बोले 2,40,928 किलोमीटर। उसके बाद बोलेगा तो गुजरात का कितना है, तो 1,96,024 किलोमीटर। आगे देखिए क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य का बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य कौन है, गोवा। गोवा का बात करें तो 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का बात करें तो 7096 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का बात करें तो 10,491 वर्ग किलोमीटर। और नागालैंड का बात करें तो नागालैंड का कितना है, तो 16,579 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का कितना है, 16,579 वर्ग किलोमीटर। अब मिजोरम का बोलेगा तो 21,081 वर्ग किलोमीटर। तो पहले जो है क्षेत्रफल के अनुसार गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। आगे देखिए कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश मतलब यूटी में कौन कौन है। देखिए पहला में कौन है, लद्दाख है, कितना 1,66,698 किलोमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर कितना है, 55,538 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8249 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्या है, दिल्ली। दिल्ली का बोलेगा तो 1484 वर्ग किलोमीटर। दादरा नगर हवेली बोलेगा दमन द्वीप 603 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी का बात करें तो क्या हो जाएगा, 479 वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ का बोलेगा तो 114 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप का बोलेगा तो 32 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए नोट में दिया हुआ कि बिहार का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां स्थान है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे
तो आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। और ये देखिए क्वेश्चन जो है इसका क्षेत्रफल बोलेगा 94,163 पर किलोमीटर क्या है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बिहार से में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखिए आगे देखने को मिलेगा। पूछा था कि बिहार में जो है क्षेत्रफल जो है ना कितना है, तो 94,163 पर किलोमीटर। एक क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और स्थान कैमा है, तो 12वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन 47 पे करा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, बताइए क्या होगा। बताइए कि इसका जो है ना बनाना है पैसिव वॉइस करा है कि आई ईट ए बनाना एवरी डे, क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बनाना इज ईटन बाई एवरी डे। क्या होगा, ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। यहाँ पे आई ईट ए है ना, आई ईट ए बनाना एवरी डे, तो ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। चलिए आगे देखिए, आई देख रहा है कि आई ईट, आई कर है ना, आई ईट ए बनाना एवरी डे, क्या एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए स्ट्रक्चर दिया रहता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव ऑफ टाइम। देखिए ए बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर है, ईज क्या है, ईज है, ईटन वर्ब 3 है, बाई और मी क्या है, एजेंट है, मतलब एवरी डे क्या है, ये पैसिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। चलिए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे जो कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी एस होगा। क्या होगा, सी एस क्या है, एक विद्युत क्या है, ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है जिसका सी एस मतलब क्या बोलेंगे, सेसियम क्या बोलेंगे, सीजियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीजियम, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सी एस की विद्युत ऋणात्मकता जो है ना सबसे क्या होता है, कम होता है। तो निम्नलिखित तत्वों में से सी एस की विद्युत क्या होता है, ऋणात्मकता क्या होता है, सबसे कम होता है। तत्व दिया हुआ है और विद्युत ऋणात्मकता दिया हुआ है। देखिए कह रहा ना ऋणात्मकता में क्या दिया हुआ है कि लिथियम में अगर बोलेगा तो 0.98, सीजियम में बोलेगा तो 0.79, सी एस भी याद रखिएगा। और क्लोराइड का बोले Cl 3.16, नाइट्रोजन का बोले N 3.04, और सी एस मतलब क्या होता है, सीरियम क्या है, सीरियम इज लेस निगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था इसमें कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे जो है ना कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है, तो सीजियम का है। किसका है, सीजियम का है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 49 पे करा, एक समान वृत्तीय गति के निम्न राशि स्थिर रहती है, बताइए। करा एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल में। क्या है, चाल में। तो अगर एक समान वृत्तीय गति चाल में स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगाकर बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आगे कह रहा है वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। चलिए आगे देखिए अभी फिगर में दिया हुआ था। आगे देखिए अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, mv²/r होता है। और वेग जो है ना, वेग में परिणाम दिशा होता है हमेशा, क्या परिणाम तो नहीं चेंज होता लेकिन दिशा क्या होता है, हमेशा बदलते रहेगा। और वेग परिवर्तित मतलब नहीं होगा रहेगा, ठीक है। और F बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर FC बराबर mv²/r। अब बल की दिशा में हर बिंदु बदल रहा है, और त्वरण क्या है, तो बल की दिशा में त्वरण होगा, और हर बिंदु पर अभिकेंद्री त्वरण क्या बदलते रहेगा, जिसे Q1 बराबर Q2 Q2 बराबर क्या है, Q3। चलिए आगे आइए, और याद रखिएगा ना कि ये जो है ना चाल जो है, चाल बराबर चाल क्या है, नियत राशि है, क्योंकि चाल एक क्या है, अदिश राशि होता है। तो चाल बराबर बोल रहा है कि एक नियत राशि, क्योंकि चाल एक क्या है, अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन रहा, ये 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, और अगले क्लास में जो है 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक सेट को जो है ना, अगर डिटेल थोड़ा ज़्यादा रहता है, डिटेल को लेकर चलेंगे तो एक सेट को जो है 4 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा अगर लॉन्ग क्लास जाएगा तो आप लोग देखिएगा ही नहीं, इसलिए कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद हो, वो जरूरी होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से निवारक निरोधक अधिनियम के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कह रहा है सजाना है कि कौन सा होगा, बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए कि क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2, 4, 1, 3। तो पहले हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 नंबर विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 नंबर स्वापक औषधियों मन प्रभावी पदार्थ और अवैध व्यापार निवारण अधिनियम हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ये कह रहा है ना कि
निवारक निरोध कानून जिसे संसद द्वारा बनाया गया निम्न है। निवारक निरोध कानून जिसे संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है कौन कौन है। पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। अब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम AMIS 1917 में, जिसे 1975 में निरस्त कर दिया गया। आगे देख रहा है कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, जिसको क्या है कॉफ यूपोसा बोल सकते हैं, 1974 में इसका हुआ था, अधिनियम आया था 1974 में। और पाँचवा चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बोलेगा नासा 1980 में। और चोरब जारी निवारक आवश्यक प्रस्तुत प्रदाय अधिनियम जो है ना इसका 1980 में आया था। आगे देखिए नेक्स्ट करा आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बोलेगा टाडा 1985 में, यह जो 1995 में क्या हुआ, समाप्त हो गया। आगे देख रहा है स्वापक औषधि और मनरू प्रभाव पदार्थ व्यापक व्यापार निवारक जो है ना अधिनियम बोलेगा 1988 में आया था। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा बोलेंगे 2002 से, इसे 2002 में आया था, इसे 2004 में क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। आगे देखा रहा है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 जो 2004 8 12 2019 में संशोधित हुआ। अब कलाकारों में बोलेगा तो क्या है 2 4 1 3 हो जाएगा। निवारक निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध जो है ना 22 से है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि निवारक निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय को 3 से जो है ना 2 माह कर दिया गया है। तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय से 3 से 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे जो है 51 नंबर क्वेश्चन से अगले क्लास में कर लेंगे। बाकी एक क्लास को जो है ना हर जगह शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले जो 1 से लेकर 25 तक जो इसमें पहला क्लास करवाए हैं 12 का PT का, उस भी क्लास को लोग नहीं देखें, जो भी लोग नहीं देखें उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो अगले क्लास में जो 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और इसका PDF जो है आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका फुल PDF जो है ना आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद जय भारत।